हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सिंगल फेज मोटर क्या होती है, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सिंगल फेज मोटर क्या होती है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात कर ले सिंगल फेज मोटर क्या होती है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर सबसे पहले बात है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। मतलब ये मोटर प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, ये मोटर क्या करती है, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोटर क्या होती है और मोटर कैसे वर्क करती है। ठीक है, बाद में उसके हम सिद्धांत के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोटर क्या होती है। मोटर क्या होती है, मोटर के एक क्या होती है, ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है। ठीक है, मोटर क्या ऐसी विद्युतीय युक्ति है जो कि क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक है, तो अगर हमारे एग्जाम पूछ ले कि मोटर क्या करती है, तो मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करती है। ठीक है, अलग अलग तरह की मोटरें हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सिंगल फेज एसी मोटर की, यानी कि एकल फेज प्रेरण मोटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे को इनपुट में सप्लाई कौन सी देनी पड़ेगी, एसी सप्लाई। ठीक है, इनपुट में सप्लाई कौन सी देनी पड़ेगी, एसी सप्लाई। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर कौन सी होती है, तो सिंगल फेज मोटर वह मोटर जिसमें इनपुट में हम क्या दे, एसी सप्लाई दे और आउटपुट में हमारे को क्या मिले, यांत्रिक ऊर्जा मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकल फेज प्रेरण मोटर कहते हैं। ठीक है, तो मोटर कौन सी युक्ति होती है, मोटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करती है। उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। ठीक है, मोटर कहते हैं। अब एकल फेज मोटर जो है, एकल फेज मोटर की सप्लाई पर काम करती है। तो फ्रेंड्स, एक प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है सिंगल फेज और एक होती है थ्री फेज होती है। ठीक है, वैसे पॉलीफेज भी होती है, पॉलीफेज में आपके 6 फेज 9 फेज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो सप्लाई यूज में आती है वो सिंगल फेज और थ्री फेज यूज में आती है। ठीक है, घरों में हम सिंगल फेज यूज लेते हैं और जैसे हम बात करते हैं कि उद्योगशाला वगैरह में होती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में किसका यूज करते हैं, थ्री फेज सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर क्या करती है, सिंगल फेज सप्लाई पर काम करती है। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर जो होती है सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करती है। ठीक है, अब ये मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो मोटर सिद्धांत पर काम करती है, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर सारी जो होती है, मोटर है, मशीन है, जनरेटर है, ये सारी फ्रेंड्स किस सिद्धांत पर काम करती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ठीक है, इनमें जो रूल लगता है फैराडे का ही नियम लगता है। ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी उसमें सिद्धांत पर आधारित किसके होती है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पूछ ले कि मोटर जो होती है, मोटर की सिद्धांत पर आधारित होती है, तो मोटर होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिद्धांत मोटर कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम डिटेल्स देखेंगे। एकल फेज प्रेरण मोटर क्या होती है, कम टॉर्क वाली मोटर की श्रेणी में आती है। ठीक है, एकल फेज यानी कि सिंगल फेज मोटर जो होती है इसका टॉर्क क्या होता है, कम होता है। ठीक है, थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर क्या होता है, टॉर्क कम होता है। ठीक है, इसलिए इंडस्ट्रीज में यानी कि मैं बात करूँ उद्योगशालाओं में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है, ज़्यादा हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, सिंगल फेज मोटर का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि सिंगल फेज मोटर का टॉर्क कम होता है। ठीक है, इसलिए इस मोटर का अधिकतर यूज घरों में किया जाता है या फिर छोटे क्षेत्रों में ही किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं जुड़ा हो। ठीक है, तो वहीं पर हम क्या करते हैं, सिंगल फेज मोटर का यूज करते हैं। थ्री फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर क्या होता है, टॉर्क कम होता है। ठीक है, इसलिए सिंगल फेज मोटर का थोड़ा यूज कम होता है। बाकी अगर बात करें सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर की कॉस्टिंग अगर मैं तुलना करूं, तो सिंगल फेज मोटर जो होती है उसकी कॉस्टिंग जो होती है यानी कि इसका मूल्य जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, थ्री फेज मोटर के भी अपने पर्पज होते हैं, क्योंकि थ्री फेज मोटर का टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, थ्री फेज मोटर हम घरों में तो यूज ले नहीं सकते हैं। हम जैसे देखते हैं कि पंप वगैरह जो होते हैं, पानी के पंप वगैरह होते हैं, उसमें हम कौन सी मोटर लेते हैं, सिंगल फेज मोटर ही लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम थ्री फेज मोटर का यूज़ थोड़ी ना करते हैं। बाकी थ्री फेज मोटर का भी यूज़ किया था। थ्री फेज मोटर का कहाँ पर यूज़ करते हैं, थ्री फेज मोटर का पंपिंग स्टेशन पर किया था, जहाँ से पानी आता है ना हमारे घर पर, पंपिंग स्टेशन जहाँ पर पानी सप्लाई किया करने का काम किया था, तो वहाँ पर बड़ी थ्री फेज मोटर का यूज किया था। ठीक है, तो वहाँ पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है, इसलिए थ्री फेज मोटर की ज़रूरत होती है।
हमारे घरों में ज़्यादा हाई पावर की मोटर नहीं चाहिए होती है, ज़्यादा टॉर्क की मोटर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगल फेज मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है या नहीं होती है। थ्री फेज मोटर क्या होती है फ्रेंड्स, सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, एकल फेज मोटर क्या नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फील्ड वाइंडिंग को हम कितने भाग में बांटते हैं, सिंगल फेज मोटर की तो दो भाग में बांटते हैं। तो इन दोनों के नाम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे इसमें हम मोटर के सिद्धांत के बारे में। मोटर का सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत किसका है, सिंगल फेज मोटर का। ठीक है, जब किसी शॉर्ट सर्किट चालक या वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, जब किसी शॉर्ट सर्किट चालक या वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो यह चालक क्या करता है, एक घुमाव बल यानी कि टॉर्क का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, जब किसी शॉर्ट सर्किट चालक या वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक क्या करता है, घुमाव बल का क्या करता है, अनुभव करता है। यानी कि जैसे मान लो एक चालक है, ठीक है, चालक पर हमने क्या की, वाइंडिंग की हुई। ठीक है, ये हमारे पास में दो पोल है, एन और एस पोल है। तो इसको हमने क्या किया, मान लो ये चालक है, चालक को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रखने पर क्या होगा, ये जो चालक है ये क्या करेगा, एक घुमाव बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, इस घुमाव के कारण क्या होता है, मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है। ये मोटर क्या होता है, सिद्धांत होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स बात होती है, अगर ये जनरेटर होता, अगर ये चालक मान लो, अगर इसमें हम क्या नहीं करते, अगर इससे सप्लाई हम बाहर निकालते तो ये क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है। ठीक है, अगर इसमें सप्लाई हम बाहर निकालते तो क्या बन जाता है, ये जनरेटर बन जाता है। लेकिन मोटर में क्या होता है, मोटर में हम इनपुट में क्या आता है, इसके सप्लाई आता है, यानी कि मोटर के इनपुट में हम क्या आता है, यानी कि आर्मेचर या फिर जो ये चालक है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट चालक या फिर जो आर्मेचर, इसमें हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। तो सप्लाई देने के कारण क्या होगा कि मोटर में क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, घुमाव बल पैदा होता है। ये किस कंडीशन में होगा, जब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट चालक है और उसको चुंबक क्षेत्र के बीच में रखा गया है। आपको पता है कि फेराडे ने क्या कहा था कि इसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को रखा जाता है तो क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स की आपस में क्या छेदन की क्रिया के कारण क्या होता है, चालक क्या करता है, घुमाव बल का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, तो यही मोटर क्या होता है फ्रेंड्स, सिद्धांत होता है। उम्मीद है आपको मोटर का सिद्धांत अच्छे से समझ में होगा। ठीक है, तो मोटर सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी शॉर्ट सर्किट चालक या वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, तो चालक क्या करता है, घुमाव बल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एक तरह का घुमाव बल होता है। ठीक है, एक घुमाव बल अनुभव करता है। घुमाव बल के कारण क्या होता है, मोटर में क्या पैदा होता है, हमेशा टॉर्क पैदा होता है, और यही मोटर का सिद्धांत है। आप चाहे फ्रेंड्स थ्री फेज मोटर ले लो, चाहे सिंगल फेज मोटर ले लो, चाहे हम ले लें डीसी मोटर, सब में सिद्धांत यही लगते हैं। ठीक है, सिद्धांत सब में यही रखते हैं। अगर चाहे यहाँ पर आप डीसी मोटर भी ले लो, तो डीसी मोटर में भी सेम यही सिद्धांत रखता है। डीसी मोटर में भी हम क्या करते हैं, आर्मेचर को क्या रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो क्या करता है, एक घुमाव बल का क्या करता है, अनुभव करता है। उसमें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव की रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटर के सिद्धांत वगैरह सारे किस पर बेस्ड है, ये सारे फेराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत है उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, पोल के बीच में क्या रखते हैं, किसी भी चालक या आर्मेचर को रखते हैं। ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो चालक होता है ये क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है, तो यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटर का सिद्धांत ये होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया चालक क्या करता है, घुमाव बल का क्या करता है, अनुभव करता है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि किसी चालक को हम क्या करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उसमें घुमाव बल पैदा होता है। घुमाव बल पैदा किसी कारण होता है कि चुंबक क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स आरोपित करते हैं, एक बल आरोपित करते हैं, जो कि क्या करते हैं, चालक को घुमाने का प्रयास करता है। तो यही मोटर का फ्रेंड्स क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मोटर का सिद्धांत अच्छे से समझ में होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये क्रिया होती किसके कारण है, तो ये क्रिया होती किसके कारण है, प्रेरण की क्रिया के कारण होती है। ठीक है, तो सारी मोटर है चाहे जनरेटर है, सारों में सिद्धांत किसका काम करता है, फेराडे का प्रेरण सिद्धांत ही काम करता है। ठीक है, बस मोटर में हम क्या करते हैं कि मोटर में सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के कारण क्या होता है, उसमें घुमाव बल पैदा होता है। ठीक है, और जनरेटर से हम क्या करते हैं, सप्लाई बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या होती है, आर्मेचर में क्या होता है, पैदा ईएमएफ होता है, उससे हम आर्मेचर से क्या निकालते हैं, सप्लाई को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। एकल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह की विधियाँ उपयोग की जाती है। कौन कौन सी, एक तो होती है फेज स्प्लिटिंग विधि। फेज स्प्लिटिंग यानी कि
कला विभक्त विधि और दूसरी होती है कैपेसिटर की विधि होती है। ठीक है, तो पहले हम फेज स्प्लिटिंग विधि के बारे में देख लेते हैं। फेज स्प्लिटिंग विधि को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं? कला विभक्त विधि भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल से। ठीक है, इस नाम की एक मोटर भी पढ़ेंगे आगे, इसी में आएगी। ठीक है, तो फेज स्प्लिटिंग विधि क्या होती है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस विधि में क्या होती है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। अब इसको करने से क्या होगा कि फेज का क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन होगा। क्योंकि जैसे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये मान लो हमारे पास में क्या है, एक फील्ड वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये। ठीक है, अब ये मान लो, अब ये वाइंडिंग को हमने क्या बना दिया, दो चरण में बना दिया। ये मान लो ये हमारे पास में, ठीक है, और ये हमारे पास में एक और वाइंडिंग है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमने क्या दिया, सप्लाई दी है। ये मान लो फेस दे दी, न्यूट्रल दे। ठीक है, तो अब सप्लाई देने से क्या होगा कि ये सप्लाई गई, अब फेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग क्या होगी, करंट टूट जाएगी। ठीक है, तो फेज डिवाइडेशन, फेज का विभाजन ऐसे होता है। ठीक है, कि फील्ड वाइंडिंग को क्या करना, दो भाग में बनाना। ठीक है, जिससे क्या होता है, फेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, फेज क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, फेज स्प्लिटिंग विधि यानी कला विभक्त विधि बोलते हैं। ठीक है, इस विधि को किस मोटर में यूज लिया जाता है, तो इस विधि को हम लेते हैं स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में यूज लिया जाता है। ठीक है, अधिकतर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अधिकतर मोटर में यही विधि यूज ली जाती है, चाहे कैपेसिटर की चाहे मोटर क्यों नहीं हो। लेकिन कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर मोटर में क्या करता है, विधि सेम यही यूज ली जाती है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें कैपेसिटर भी साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, जिससे मोटर का टॉर्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेम सारे सिद्धांत इसमें स्प्लिट फेज वाली लगता है। ठीक है, चाहे वो कैपेसिटर वाली जो मोटर हो, चाहे स्प्लिट फेज की मोटर हो। ठीक है, बस इनका नाम अलग अलग रखा है। कैपेसिटर वाले में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का संयोजन करते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में यूज करते हैं। तो अब स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेटर में हम फ्रेंड्स कितनी वाइंडिंग लगाते हैं, दो वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, इसके स्टेटर में हम फ्रेंड्स कौन सी वाइंडिंग का, दो वाइंडिंग लगाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको स्टेटर के बारे में बताता हूँ कि स्टेटर क्या होता है। ठीक है, स्टेटर क्या होता है, मशीन का स्थिर भाग होता है। किसी भी मशीन में स्टेटर स्थिर भाग होता है मशीन का। ठीक है, किसी भी मशीन का स्थिर भाग जो होता है वो क्या होता है, स्टेटर यानी कि स्थिर रहने वाला भाग होता है। ठीक है, और रोटर क्या होता है कि जो कि मोटर में घूमने का काम करता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि मोटर में घूर्णनीय भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो मोटर में घूर्णनीय भाग कौन सा होता है, रोटर होता है। अगर जिस रोटर पर हम अगर वाइंडिंग कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो रोटर या आर्मेचर दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साथ में कभी नहीं देता है, या तो रोटर देता है या फिर आर्मेचर देता है। ठीक है, तो मशीन में जो घूर्णनीय भाग होता है वो कौन सा होता है, रोटर होता है। ठीक है, रोटर यानी कि घूमने वाला। ठीक है, जो क्या करता है, घूमता है मोटर में। ठीक है, रोटर क्या करता है, घूमने का काम करता है। और स्टेटर, स्टेटर क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटर क्या रहता है, स्थिर यानी कि स्टेट यानी कि स्थिर रहना। ठीक है, स्टेटर यानी कि स्थिर रहना। रोटर, रोटर जैसे कि नाम से पता लगे, रोटेशन करना। ठीक है, रोटेशन यानी कि घूर्णन करना। स्टेटर यानी कि स्टेट यानी कि स्थिर रहना। ठीक है, तो स्प्लिट फेज जो इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, स्प्लिट फेज जो इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज विभक्त मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कला विभक्त मोटर या फिर फेज डिवाइडेशन मोटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसके स्टेटर में हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, दो वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, स्टेटर पर दो वाइंडिंग लगाते हैं। कौन कौन सी, ये फ्रेंड्स वाइंडिंग किसके, स्टेटर पर हमेशा हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, स्टेटर हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में हम कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, दो भाग में लगाते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में हम दो वाइंडिंग लगाते हैं, जिसको हम क्या होता है फ्रेंड्स, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटर में हम दो वाइंडिंग लगाते हैं। कौन कौन सी, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ये किसके भाग है, ये है फील्ड वाइंडिंग के ही भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, स्प्लिट फेज जो मोटर होती है उसमें हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब हम रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में देख लेते हैं, रनिंग वाइंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो रनिंग वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, मुख्य वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, मुख्य वाइंडिंग या फिर चल कुंडलन भी बोलते हैं। चल कुंडलन यानी कि रनिंग करना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चल कुंडलन या फिर मुख्य वाइंडिंग कहते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं मोटे तार से बनाते हैं।
ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो, उच्च हो। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं मोटे तार और लपेटे इसके क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मोटे तार से बनाते हैं ताकि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, निम्न हो जाए। ठीक है, तो प्रतिरोध निम्न किसके कारण होता है, तार को मोटा बनाने से होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पता है कि जब हम क्या करते हैं, तार को मोटा करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, तार का कम हो जाता है। इसको हम क्या करते हैं, स्लॉट में गहराई में स्थापित करते हैं। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किस वाइंडिंग को कैसे स्थापित किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सी वाइंडिंग को स्लॉट में गहराई में दबाया जाता है। तो जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसको हम खांचों में या फिर स्लॉट में अधिक गहराई में डालते हैं, जिससे इसका इंडक्टेंस जो होता है क्या होता है, वो हाई होता है। जिससे इसका इंडक्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई होता है। इंडक्टेंस हाई होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जो बॉडी है उसके संपर्क में होती है। ठीक है, तो स्टेटर में क्या बनता है, खांचे बने होते हैं, तो उसमें क्या होती है, खांचों में हम क्या डालते हैं, वाइंडिंग डालते हैं, तो जिससे क्या होता है, इंडक्टेंस उच्च हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा गहराई में डालने से क्या होता है, इसका इंडक्टेंस क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, और मोटा तार बनाने से क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रेरक तो उच्च हो जाता है। ठीक है, तो खांचों में गहराई में डालने से क्या होता है, प्रेरक तो हाई हो जाता है। प्रेरक तो का मतलब क्या होता है, एक्सेल होता है। ठीक है, प्रेरक तो का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेरक तो का मतलब होता है कि चुंबकीय मार्ग में आने वाली बाधा जो होती है। ठीक है, चुंबकीय मार्ग में जो आने वाली बाधा होती है वो क्या कहलाती है, इंडक्टेंस कहलाती है। अगर आप इसके बारे में आप और डिटेल से देखना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो ऐसी थ्योरी वाले चैप्टर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस वगैरह के बारे सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथ में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इंडक्टेंस के बारे में अधिक जान जाता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने ऐसी चैप्टर में इंडक्टेंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय मार्ग मानव जो बाधा होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस अगर खांचों में ज़्यादा गहराई में डाले तो इंडक्टेंस का मान हमेशा क्या होता है, हाई होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि रनिंग वाइंडिंग की। रनिंग वाइंडिंग का क्या होता है, प्रतिरोध निम्न होता है और इंडक्टेंस उच्च होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग को सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं पतले तार से बनाते हैं। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि जब तार पतला होता है तो जिस तार का पतला होता है उसका रेजिस्टेंस उच्च हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध उच्च हो जाता है। अब रनिंग वाइंडिंग तो हमने खांचों में ज़्यादा गहराई में डाल दी, तो इसको हम खांचों में कम गहराई पर ही स्थापित करेंगे या फिर रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, जिससे इसका प्रतिरोध प्रेरकत्व जो होता है, एक्सेल क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। प्रेरकत्व निम्न क्या होता है, क्योंकि वो क्या करता है, अधिक बॉडी को ग्रहण नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये कि खांचों में ज़्यादा जब गहराई में रहेगा तो वो ज़्यादा वो बॉडी के संपर्क में रहेगा। बॉडी के संपर्क में रहने का मतलब क्या है कि जो है स्लॉट के ज़्यादा संपर्क में रहेगा। ठीक है, जब हम ऊपर वाइंडिंग स्थापित करते हैं तो ज़्यादा वाइंडिंग से संपर्क हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंडक्टेंस क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है वाइंडिंग का। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से वाइंडिंग को लगाने से क्या होगा तो उसके बारे में भी आगे बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को समाप्त होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सबसे पहले हम फ्रेंड्स देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास में मोटर का डायग्राम है। ये कौन सी, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये हमारे पास में एक रोटर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास रोटर है, ये हमारे पास में क्या है, रोटर है। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या, CFS क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय स्विच है। ये क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग के बारे में भी आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी वाइंडिंग के बारे में। तो ये कौन सी वाइंडिंग, इसकी रनिंग वाइंडिंग क्या है, मोटे तार से बनाई हुई है। ठीक है, और लपेटे कम है इसके। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हमने क्या बनाया, पतले तार से बनाया। ठीक है, और इसके लपेटे क्या लगे, ज़्यादा लगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या करता है, टर्न ज़्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, टर्न ज़्यादा दिया जाता है और टर्न ज़्यादा दिए जाते हैं और तार क्या लिया जाता है, पतला यूज में लेता है। ठीक है, तो टर्न क्या रहता है, ज़्यादा देते हैं और तार को पतला यूज में लेते हैं। रनिंग वाइंडिंग क्या करते हैं कि तार को मोटा यूज में लेते हैं और टर्न कम देते हैं। टर्न का मतलब लपेट लगाना। ठीक है, तो लपेट हम क्या लगाते हैं, रनिंग वाइंडिंग कम लगाते हैं और तार को हम क्या कहते हैं, मोटा यूज में लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस तार का कम हो जाता है। ठीक है,
ये क्या है, रोटर है, रोटर जो कि मोटर के बीच में घूम रहा है, ठीक है। तो ये स्प्लिट फैन इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, ठीक है। ये सप्लाई जाएगी यहाँ से एल और एन की, ठीक है। तो ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग हो गई और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या किया, 2 भाग डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही मान लो यहाँ से सप्लाई आएगी, ठीक है। तो फेज क्या होगा, 2 भाग डिवाइड हो गए। यहाँ से मान लो करंट I1 में टूट गई और यहाँ पर ये क्या होगा, I1 I2 में टूट गई, ठीक है। यहाँ पर I1 और I2 में करंट टूट गए, तो यहाँ से ये करंट गई I1 और यहाँ पर I2 करंट गई, फिर ये से होती हुई स्टार्टिंग वाइंडिंग में चले गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट का यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया। करंट का डिवाइडेशन होने से क्या होगा, फेज का डिवाइडेशन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डायग्राम अच्छे समझ में होगा। अब नेक्स्ट आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने बताया आपको डायग्राम में, ठीक है। ये आपकी क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये आपकी क्या है, रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो लगाते हैं उसके बीच में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का वैद्युतिक कोण का अंतर रखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में क्या करते हैं, 90 डिग्री वैद्युतिक कोण यानी कि इलेक्ट्रिकल एंगल का अंतर रखा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में सिंगल फेज मोटर में कितने का अंतर रखा जाता है, तो 90 डिग्री का अंतर रखा जाता है, ठीक है। अगर 3 फेज मोटर हो तो 3 फेज में रखते हैं 120 का। तो एग्जाम पूछा जाता है कि सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का फेज एंगल कितना होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एग्जाम पूछा तो आप ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हमारे से पूछ ले कि 90 डिग्री का अंतर ही क्यों रखते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि फेज का डिवाइडेशन करना। अगर 90 डिग्री से कम रखेंगे तो फेज का डिवाइडेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और मोटर को टॉर्क अच्छे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल रखते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में फ्रेंड्स क्या लगाते हैं, CFS लगाते हैं, ठीक है। CFS का मैंने आपको बताया था डायग्राम में, ठीक है। CFS कौन सा, ये CFS, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये क्या है, CFS, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, यानी कि अपकेंद्रीय स्विच बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो अपकेंद्रीय स्विच क्या काम करता है, तो वो हम देख लेते हैं कि CFS स्विच जो क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम लगाते हैं, ठीक है। ये मोटर में क्या करेगा, 75% घूर्णन गति जब मोटर प्राप्त कर लेगी, ठीक है। मोटर जब अपनी रेटेड गति की कितने % प्राप्त कर लेगी, 75% जब घूर्णन गति प्राप्त कर लेगी, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगी, परिपथ से हटा देगी, ठीक है। और मोटर किस वाइंडिंग पर काम करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर काम करेगी, ठीक है। मोटर फ्रेंड्स क्या करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर काम करेगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है फ्रेंड्स, ये जब मोटर जब क्या करती है, अपनी घूर्णन गति करती है, ठीक है। तो 75% घूर्णन जब मोटर प्राप्त कर लेती है तो क्या करेगी, परिपथ को, मोटर को परिपथ से हटाने का काम करेगी। ये क्या करती है फ्रेंड्स, जब मोटर अपनी घूर्णन गति प्राप्त करती है तो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। जब ये मोटर 75% घूर्णन गति प्राप्त कर लेती है तो अपने आप क्या कर देती है, ये मोटर को, मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग उसको परिपथ से क्या कर देगी, हटा देगी, और मोटर की इस वाइंडिंग पर काम करेगी, रनिंग वाइंडिंग पर काम करती है, ठीक है। तो अब इसकी हम कार्यविधि के बारे में देख लेते हैं कि मोटर की कार्यविधि कैसे काम करती है, ठीक है। तो रनिंग वाइंडिंग जो होती है, रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया था आपको। अब इंडक्टेंस उच्च होने से क्या अपने को फायदा मिलेगा, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जब रनिंग वाइंडिंग का जब इंडक्टेंस जब उच्च है, ठीक है, तो विद्युत धारा आरोपित वोल्टेज से क्या होगी, 40 से 50 डिग्री पिछड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडक्टेंस क्या करती है, करंट का विरोध करती है, ठीक है। तो इंडक्टेंस के कारण क्या होती है, करंट हमेशा पिछड़ती है, ठीक है। तो करंट कितनी पिछड़ेगी, एक्सेल जब होता है किसी करंट में, एक्सेल जब किसी सर्किट में होता है तो क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से पिछड़ती है, ठीक है। तो कितनी पिछड़ेगी, 40 से 50 डिग्री पिछड़ती है, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो ये तो पता चल गया कि रनिंग वाइंडिंग 40 से 50 डिग्री लगभग पिछड़ेगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या है, कम है, तो इसके कारण क्या होगा, धारा जो वोल्टेज से क्या रहेगी, लगभग समान फेज में रहेगी, ठीक है। तो इंडक्टेंस जब मोटर का कम होता है, ठीक है, मोटर की स्टार्टिंग जो वाइंडिंग उसका हमने इंडक्टेंस क्या रखा, कम रखा। तो इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात का मान अगर कम है तो ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगी, धारा वोल्टेज के लगभग क्या रहेगी, समान फेज में रहेगी, ठीक है। समान फेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि धारा और वोल्टेज क्या रहना, एक ही एंगल में रहना, ठीक है। कैसे, तो ये आप डायग्राम देख रहे, ठीक है। ये हमारे पास धारा का डायग्राम है, ठीक है। ये धारा है हमारे पास और ये वोल्टेज है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं होना, धारा और वोल्टेज में लगभग समान फेज में रहना, ठीक है। तो ऐसी राशि जिसमें क्या धारा और वोल्टेज क्या रहती है, साथ में चलती है, उनको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इन फेज राशि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि धारा और
इसमें क्या है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम है, इसके कारण क्या हो रहेगी, धारा जो वोल्टेज क्या रहेगी, समान फेज में रहेगी, ठीक है। इंडक्टेंस कम है, ठीक है, इसी कारण क्या रहेगी, धारा वोल्टेज के लगभग क्या रहेगी, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कुछ तो अंतर होगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होगा लेकिन लगभग समान फेज में रहेगी। इसके कारण क्या होगा, मोटर क्या रहेगी, घूर्णन प्रारंभ करेगी, ठीक है। दो फेज के अंतर जब होता है, इसी के कारण फ्रेंड्स क्या होती है, मोटर हमेशा घूर्णन करेगी, ठीक है। तो यही मोटर का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो तभी इन फेजों के अंतर के कारण क्या होती है, मोटर घूर्णन स्टार्ट करती है, ठीक है। अब इस मोटर को कितने एचपी तक बनाते हैं, तो ये मोटर क्या बनाई जाती है, 0.5 एचपी तक ही बनाई जाती है, ठीक है। 0.5 एचपी तक ही ये मोटर बनाई जाती है। इसका पावर फैक्टर एग्जाम में पूछा था फ्रेंड्स कि इस मोटर का पावर फैक्टर कितने के बीच में होता है, तो 0.3 से 0.4 के बीच में इस मोटर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब इस मोटर का हम इस मोटर की दक्षता देख लेते हैं। तो इस मोटर की फ्रेंड्स दक्षता कितनी होती है, तो इस मोटर की दक्षता होती है 60 से 65% के बीच में इसकी क्या होती है, मोटर की दक्षता होती है, ठीक है। अब एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर की घूर्णन गति को विपरीत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो ये एग्जाम पूछाता है। और ये तो कई बार ITI के प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इस मोटर को अगर रिवर्स करना है तो कैसे किया जाए, ठीक है। तो कई बार ये प्रैक्टिकल में भी होता है और ये कई बार थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मोटर की इस जो घूर्णन गति है उसको रिवर्स कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मोटर की घूर्णन दिशा को हमारे को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ता है, रनिंग या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग, इनके कनेक्शन क्या कर देते हैं, बदलने से क्या होती है, मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के बदल दो या रनिंग वाइंडिंग के, अगर दोनों के बदल दिए तो दोनों के बदलने से क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की दिशा वापस वही हो जाएगी, जिससे मोटर वापस वही दिशा में घूमेगी। हमारे को स्टार्टिंग या रनिंग दोनों में से एक वाइंडिंग की दिशा बदलनी है, तो मोटर क्या करेगी, चुंबक क्षेत्र के विपरीत होने से क्या होगी, मोटर की दिशा बदल जाएगी, ठीक है। अब इस मोटर का फ्रेंड्स हम यूज देख लेते हैं कि यूज किस में किया था, ठीक है। तो इस मोटर यूज फ्रेंड्स किस में करते हैं हम, छोटे पंप में, यानी कि पंप वगैरह जो मोटर होती है उसमें, ग्राइंडर में और बफिंग मशीन में किया था। बफिंग मशीन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्रेंड बफिंग मशीन क्या होती है, बफिंग मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें मान लो हम कोई मटेरियल वगैरह होती है, ठीक है, जैसे धातु वगैरह का जैसे हम शोधन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह करते हैं धातु की, तो उस पर जैसे हम फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग के काम के लिए बफिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिससे क्या होती है, धातु में क्या आती है, चमकता आती है, ठीक है। चमकदार बनाने के लिए बफिंग मशीन का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर मोटर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।